गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री राम, जय राम, सिया राम। और बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि मैं आपके सामने हर संडे को मॉक का एनालिसिस लेकर आपके सामने आता हूं। और बच्चों, मुझे आशा है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। और आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत शानदार चल रही होगी। आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है अब तो। और आप लोग अपनी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त ही रखें। तो बच्चों, हम आपका समय गवाए बिना ही हम आप लोगों के साथ इस टेस्ट का एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। और यदि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 24 जनवरी ऑप्शन सी है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले यदि बात की जाए तो 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम से एक राज्य बना था। फिर 1877 या 1877 में इसी नाम का जो चेंज हो गया वो उत्तर पश्चिमी प्रांत व अवध हो गया। वो क्या हो गया? अवध हो गया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो 1902 में आगरा व अवध प्रांत हो गया। क्या हो गया? आगरा व अवध प्रांत। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत हो गया, ऐसे समझ सकते हो, संयुक्त प्रांत हो गया। फिर इसके बाद क्या किया गया कि 1937 में यह नाम चेंज होकर केवल संयुक्त प्रांत हो गया। क्या हो गया था? संयुक्त प्रांत हो गया। और फिर फाइनली 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम चेंज होकर आपका उत्तर प्रदेश हो गया। और इसी कारण 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बच्चों, आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसे लाइक करें और शेयर करें। तो अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह आप सब लोग जानते हो, जैसे कि जो भी ऐसा कोई भी सैटेलाइट जो किसी भी ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है कि मानव द्वारा निर्मित। तो इसमें पूछा गया कि पहला कौन सा था जो भारत का था? तो ऑप्शन ए पाणनी, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी चरक। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्यभट्ट। तो ये जो आर्यभट्ट था इसको 1975 में, और मैं आपको बता दूं था तो ये भारत इसकी जो बात है वो यह है कि जो भारत के द्वारा निर्मित था, भारत द्वारा निर्मित था, भारत द्वारा ये निर्मित था। लेकिन तब तक भारत के पास लॉन्च व्हीकल की व्यवस्था नहीं थी कि उपग्रह को अंतरिक्ष में या पृथ्वी की ऑर्बिट में कैसे भेजा जाए। तो इस काम के लिए 1975 में आर्यभट्ट को रूस रूस उस समय सोवियत संघ होता था, रूस या रूस या सोवियत संघ ने आर्यभट्ट को कॉस्मोस, रॉकेट का नाम था कॉस्मोस, कॉस्मोस 3M ये लॉन्च व्हीकल रॉकेट थी। इसके द्वारा आर्यभट्ट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन सेकंड हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रानोजी सिंधिया और ऑप्शन डी मोरोपंत पिंगल। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है,
रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन ए पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन बी दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी तेल के दीपक और ऑप्शन डी 4 मिट्टी के बर्तन। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैं बताऊं आपको, जो चरकुला ये नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है ना? किससे? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज भूमि से या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चरकुला नृत्य में क्या होता है कि जो महिला है वो एक ऐसा पिंजरा बना होता है, एक ऐसा पिंजरा बना होता है, ऐसा पिंजरा बना होता है, और जो ये पिंजरे वाले ये स्थान होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तेल के दीपक रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं? तेल के दीपक रखे होते हैं, और ये महिला के सिर पर होता है और महिला नृत्य कर रही होती है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसको निम्न आधार पर समझाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब सूर्योदय होता है, जब सूर्य उगता है, और जब सूर्यास्त होता है या सूर्य डूबता है, तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसमें ऑप्शन ए है रैले प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी है रमन प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी है कॉम्पटन प्रभाव के कारण, और ऑप्शन डी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, यदि वैसे बात की जाए तो सूर्य का जो वास्तविक कलर है या सूर्य का वास्तविक जो रंग है वो कैसा है? तो व्हाइट होता है। सूर्य का वास्तविक रंग कैसा है? सफेद या व्हाइट है। कैसा है? सफेद या व्हाइट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त जो ये प्रकीर्णन होता है, इस प्रकीर्णन में क्या होता है कि जो व्हाइट कलर होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ऐसे समझो ये प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। तो ये ऐसे मान लो कि सूर्य का जो किरण आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये फिर ऐसे ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसको ही हम लोग कहते हैं विवग्योर। क्या कहते हैं? विवग्योर कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं? विवग्योर कहते हैं। ये वायलेट होता है, इंडिगो होता है। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश का प्रकीर्णन की बात की जाए तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो ब्लू का होता है, नीला। नीला। तो मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात बता दूं कि जो नीला जो होता है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर है ना? प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्लियर है? सबसे अधिक होता है किसका? नीले का। जबकि अगर बात की जाए रेड, ये लाल है। ये क्या है? लाल है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस रंग का या इस तरंग दैर्ध्य वाले कलर का या रेड का, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्लियर है? याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए सत्रिया नृत्य, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी मणिपुरी, और ऑप्शन डी ओडिसी। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मोहिनीअट्टम जो है इसका उल्लेख जो है वो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। और आप सबों को पता है कि मोहिनीअट्टम जो है वो किस राज्य का? वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है ना? शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कजरी उत्सव की बात की रहा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। क्या?
छत्तीसगढ़। वो पता है क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कजरी उत्सव पूछ रहा है। क्लियर है ना। ये कजरी उत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। और मैं आपको बता दूं ये जो उत्सव है ना, ये जो मानसून चला जाता है, मानसून की विदाई के लिए, मानसून की विदाई के लिए, किसके लिए होता है, मानसून की विदाई के लिए, विदाई के लिए और आगामी फसल के, और आगामी फसल के उत्पादन के लिए, और आगामी फसल के उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है ना। उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्लियर है ना, के लिए मनाया जाता है। तो कजरी उत्सव क्लियर है किसमें है, छत्तीसगढ़ राज्य में। क्लियर है। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल ऑर्गन बनते हैं। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सीतापुर और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कानपुर में उत्तर प्रदेश के जो कृत्रिम अंग का निर्माण होता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो वो कानपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाली लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। उसने एफआईआर की फुल फॉर्म पूछी है। जैसे आप सुनते हो कि कोई भी घटना हो जाती है तो एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, तो पूछ रहा है कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट और ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह कोई भी कृत्य कर रहा है या कोई भी अपराध कर रहा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उस पर फिर जांच की जाती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी भी होती है और फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। जब अगर ऐसा पाया जाता है, मजिस्ट्रेट देखते हैं कि जो इस पर ये आरोप लगाया गया था वो सही है या गलत है, अगर सही पाया जाता है तो वहीं से उसे फिर जेल भेज दिया जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी कानपुर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो किसकी थी, प्रयागराज की थी। क्लियर है ना। पहले नंबर पर प्रयागराज था, फिर दूसरे पे मैं बता दूं, दो लिख लो, दो तीन। पहले नंबर पर प्रयागराज सबसे अधिक, फिर आपका मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद तीसरे नंबर पर, फिर इसके बाद आजमगढ़, 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 फिर आपका लखनऊ, फिर लखनऊ। ये 5 ऐसे जनपद थे सबसे अधिक जनसंख्या वाले, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनपद, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनपद, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनपद। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए तो सबसे कम भी यहां पर लिख लीजिए एक पॉइंट और, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद उत्तर प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, तो वो आपका महोबा है। कौन सा है, महोबा। क्लियर है ना, महोबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। तो बच्चों आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है उसे जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कुछ और बच्चों का भी भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए 1772, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1757 और ऑप्शन डी 1779। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में द्वैध शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। अब अगर बात की जाए तो बंगाल विभाजन, इसकी जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी तो 1765 में तो प्रारंभ हुआ था। क्या था, 1765 में प्रारंभ हुआ था। अब मैं आपको बता दूं इसमें कि जो इसे द्वैध शासन को जो समाप्त किया गया था तो वो यदि आपको पता हो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के 72 से 73, वारेन हेस्टिंग 65 से 67, 67 से 69, कार्लस वारेन हेस्टिंग। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है ना,
वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है ना, वारेन हेस्टिंग्स। और जो ये द्वैत शासन लगाया गया था, अगर आपको पता हो तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद ही 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास आ गई थी और यहीं से द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन का मतलब यह होता है कि वास्तविक सत्ता किसी के हाथ में, जबकि राजनीतिक रूप से किसी और के हाथ में। ऐसे समझो कि बंगाल बिहार उड़ीसा में वहां के राजा तो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब राजनीतिक तौर पर जो मुखिया थे वो कौन थे? यहाँ के राजा थे, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। इसी प्रक्रिया को हम द्वैत शासन कहते हैं। क्लियर है ना। और समाप्त कर दिया गया था 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उड़ीसा। क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए उड़ीसा की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हेमेटाइट अयस्क है ना, लोहे के, किसके? लौह के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? ये लौह अयस्क हैं। क्लियर है ना, लौह अयस्क हैं। क्लियर है। तो अब अगर बात की जाए तो हेमेटाइट अयस्क का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन बी डेविड मबूजा, ऑप्शन सी जैकब जुमा और ऑप्शन डी कलगी मोटालंते। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिरिल रामाफोसा को वर्तमान में साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुलदीप नैयर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी अलबरूनी। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत की महाकाव्य की रचना की थी। क्लियर है। अब अगर बात की जाए तो इसमें एक थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में जरा जिक्र कर दूं। अलबरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। कब आए थे? महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। गजनवी के समय भारत आए थे। क्लियर है ना, समय भारत आए थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद को मैं आपको बता दूं कि 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है किताब उल हिंद। क्लियर है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। मतलब इसमें यह पूछा गया कि जो दिलवाड़ा का मंदिर है राजस्थान में वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी मुगल और ऑप्शन डी द्रविड़। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन वास्तुकला से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं ये जो मंदिर है ये इसका निर्माण 11 से 13वीं सदी के मध्य 11 से 13वीं सदी के मध्य इसका निर्माण किया गया। सदी के मध्य इसका निर्माण किया गया था। क्लियर है ना, इसका निर्माण किया गया था। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 210, ऑप्शन बी अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्लियर है ना।
तो याद रखना किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। ये अध्यादेश तभी जारी होता है, अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश तब जारी होता है जब या तो एक सदन, जब एक सदन, या जब एक सदन या दोनों सदन, या दोनों सदन चल नहीं रहे हों, दोनों सदन नहीं चल रहे हों, क्लियर है ना, नहीं चल रहे हों, और उस समय कानून की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जब आपको पता हो तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में यह शक्ति दी गई है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और जबकि अनुच्छेद 213 में किसको दी गई है, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट में चित्रों ग्राफिक्स को इंसर्ट करना। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट के फॉन्ट और स्टाइल को फॉर्मेट करना। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करना। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये सभी गलत हैं, और इसका जो आंसर होना चाहिए प्रिंट प्रीव्यू का होना चाहिए। इसके द्वारा क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो फाइल बनाई जा रही है, जो फाइल बनाई जा रही है, फाइल बनाई जा रही है, या डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, फाइल बनाई जा रही है, उसको देखना कि कैसी है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, या उसको देखना, या उसको देखना कि कैसी बन रही है, या उसको देखना, क्लियर है ना, उसको देखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, कैसा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए, पानी का जहाज। ऑप्शन बी, सेफ्टी पिन। ऑप्शन सी, स्कूटर। और ऑप्शन डी, सेफ्टी लैंप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेफ्टी पिन का जो आविष्कार किया था वो वाल्टर हिंट ने किया था। बच्चों, मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बच्चों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रपुरम। ऑप्शन बी, कोझिकोड। ऑप्शन सी, ग्वालियर। और ऑप्शन डी, प्रयागराज। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोझिकोड। कोझिकोड केरल का एक प्रमुख जगह है। क्लियर है, कहां पर है, केरल। जो कोझिकोड है ना, आपने सुना होगा कालीकट, कालीकट बंदरगाह, ये वही जगह क्या है, ये कालीकट वाला बंदरगाह, इसको क्या यूनेस्को ने क्या दिया गया, साहित्य शहर के रूप में दर्जा दिया गया। और आपको पता होगा कि कालीकट 1498 में पहला पुर्तगाली, 1498 में पहला पुर्तगाली पहुंचा था, पहला पुर्तगाली पहुंचा था, जिसका आप सब लोग नाम जानते हैं, और पहुंचा था, उसका नाम था, क्या था, वास्को डिगामा। क्लियर है ना, कौन था, वास्को डिगामा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वहां पर राजा कौन था जिसने स्वागत किया था, इसका स्वागत किसने किया था, राजा जमोरिन ने किया था। क्लियर है ना, राजा जमोरिन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछ रहा है। ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी, आसफ अली।
ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी उषा मेहता। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय नहीं पूछ रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है कांग्रेस की। तो ये 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर है ना? कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्लियर है ना? क्या पूछता? यदि कांग्रेस की, ऐसे भी पूछ लेता, कांग्रेस की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो किसका नाम आता? सरोजिनी नायडू का था। और ये कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में। क्लियर है ना? किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी, या इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू। तो ये 1917 में ये पहले बनी है, बाद में ये बनी। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर क्वेश्चन पूछता कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और आप सब लोगों को पता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। क्लियर है ना? और इसके जो संस्थापक थे वो आप सब लोग जानते हैं, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। उसके अलावा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी रतौंधी और ऑप्शन डी वर्णांधता। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बेरी। जो पॉलिश किए गए चावल होते हैं इनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इस कारण कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। क्लियर है ना? इस बात को याद रखना। घेंगा रोग की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है ना? रतौंधी की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए राजस्व के बराबर व्यय नहीं, ऑप्शन बी राजस्व के बराबर व्यय, ऑप्शन सी राजस्व से अधिक व्यय, ऑप्शन डी राजस्व से कम व्यय। तो संतुलित का मतलब है कि इतनी आय हो उतना ही व्यय होना चाहिए। भाई संतुलित वही तो माना जाएगा कि आप सपोज करो कि मेरी इनकम 10 रुपये है, क्लियर है, और मैं खर्च करूं 12, तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये संतुलित कहाँ रहा? मेरी इनकम 10 रुपये और मैं 10 रुपये यदि खर्च कर रहा हूं तो इसको संतुलित माना जाता है। तो दूसरी भाषा में जितना भारत का राजस्व है उतना ही यदि आप खर्चा करते हो राजस्व के बराबर, तो संतुलित ही तो होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सेकंड। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थी? 2016 की पूछ रहा, अंत में, अंत का मतलब नवंबर दिसंबर। ऑप्शन ए कैशलेस अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बकायेदारों के लिए ऋण की माफी, ऑप्शन सी विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन, ऑप्शन डी स्वायत्त राष्ट्र सोवरेनिजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप सब लोगों को पता हुआ कि नवंबर माह था, 8 नवंबर को 2016, नवंबर 2016 में 500 और 1000, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। क्लियर है ना? नोट बंद कर दिए गए थे। क्लियर है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बच्चों मेरी क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऑप्शन
प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी औरैया और ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो प्रमुख सितार वादक हैं इनायत खान, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले या जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में, वाटरफॉल कौन से स्टेट में? तो ऑप्शन ए दूधसागर, ऑप्शन बी डुडुमा, ऑप्शन सी गोकाक और ऑप्शन डी शिव समुद्र। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। दूधसागर जो है वो गोवा राज्य में, और यह किस नदी पर है? तो मैं आपको बता दूं यह मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर दूधसागर नामक वाटरफॉल या जलप्रपात है। डुडुमा की यदि बात की जाए तो ये उड़ीसा में मचकुंड नदी पर है। मचकुंड नदी पर है, ये उड़ीसा में है। गोकाक की बात की जाए तो ये घाट प्रभा नदी पर है। किस पर? घाट प्रभा नदी पर है। और शिव समुद्र की बात की जाए तो ये कावेरी नदी पर है। क्लियर है ना? किस पर है? ये कावेरी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जलड मरुमध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए पागल जलड मरुमध्य, ऑप्शन बी नॉर्वेजियन जलड मरुमध्य, ऑप्शन सी ब्यूफोर्ट जलड मरुमध्य और ऑप्शन डी बेरिंग जलड मरुमध्य। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेरिंग जलड मरुमध्य। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जलड मरुमध्य क्या होता है? तो ऐसे समझो कि ये है, ये मान लो ये कोई भी स्टेट है, ये मान लिया कि जलड मरुमध्य है, तो इधर ये स्थल होता है, एक स्थल होगा और दूसरी तरफ भी स्थल होगा। लेकिन ये यहाँ जो ये वाटर बॉडी होती हैं, क्या होती हैं? ये वाटर बॉडी होती हैं। क्या होती हैं? वाटर बॉडी होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जलड मरुमध्य उसे कहते हैं जो दो स्थल को तो अलग करता है। क्या? इनको तो अलग करता है, दो स्थलीय भागों को अलग करता है और दो सागर को जोड़ता है। तो ऐसे समझो कि यहाँ प्रशांत महासागर, ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है इधर, और इधर बात की जाए तो आपका आर्कटिक महासागर है, या आर्कटिक सागर है। ये जो है इस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? बेरिंग जलड मरुमध्य कहते हैं। पाक जल स्कोर याद रख लेना, थोड़ा से बहुत पूछा जाता है। तो ये भारत व श्रीलंका के मध्य है। भारत व श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जसप्रीत बुमराह। तो आप सब लोगों को पता होगा वैसे तो T20 वर्ल्ड कप जो विजेता रहा वो कौन रहा था? आपका अपना भारत महान रहा। क्लियर है ना? और उसके अलावा यदि बात की जाए जो उप विजेता रहा, उप विजेता जो रहा वो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका रहे। क्लियर है ना? कौन रही? दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है जो घुमक्कड़ जातियां होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वहां जंगलों को काटती हैं, जलाती हैं और उस जो एरिया होता है उसको अपनी भूमि योग्य बना लेती हैं जिससे वो कृषि कर चुके या करें। तो फिर वहां क्या होता है, उसको अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें भारत में पूछा गया कि स्थानांतरित कृषि का और क्या नाम भी है। तो ऑप्शन ए हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी स्थानांतरण, ऑप्शन सी झूम और ऑप्शन डी प्रत्यारोपण। तो मैं आपको बता दूं स्थानांतरित कृषि का एक और नाम है, उसे हम लोग झूम कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम भी स्थानांतरित कृषि को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेहत किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी टोगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, थाईलैंड की बेहत मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी लानोज और ऑप्शन डी कंपोज। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कंपोज ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है।
पंपास तो शीतोष्ण है जो अर्जेंटीना में, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लो। पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, थोड़ा सा टाइम और लाइट का बड़ा इशू है, लाइट जाने। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए कनाडा का जो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? यूनियन शब्द लिया गया है या संघ। ऑप्शन बी अमेरिका संविधान से क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था ली गई है। और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो इसमें पूछा गया कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं, मतलब सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है, बल्कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। क्लियर है ना? कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। और यह अनुच्छेद 368 में इसका विवरण है और यह भाग 20 से ही संबंधित है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वह एक तो लिया गया आपका प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना की भाषा के साथ साथ ही समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस नाम से कहते हैं के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि मूंज का नाम क्या है दूसरा, और वो अमेठी में पाई जाती है। तो उससे बहुत सारी चीजें घरेलू उत्पाद भी बनाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बहिया, ऑप्शन बी सरपत, ऑप्शन सी दूब और ऑप्शन डी दूरवा। तो मैं आपको बता दूं मूंज को ही सरपत के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। याद रखना, मूंज या सरपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। पंजाब कीटनाशक इस्तेमाल करने में पहले नंबर पे आता है, हरियाणा दूसरे पे आता है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स, ऑप्शन बी केटी लेडेकी, ऑप्शन सी उसेन बोल्ट और ऑप्शन डी माइकल फेलिप्स। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, माइकल फेलिप्स। प्यारे बच्चों, ये जो माइकल फेलिप्स है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं इनकी जो ख्याति थी वो तैराक के रूप में थी। किसके रूप में? तैराक। और शायद आज तक इस दुनिया में इनसे बेहतरीन तैराक कोई भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये इतने इन्होंने पदक जीते थे या गोल्ड मेडल भी इनके इतने जितने कई देशों के मिलाकर भी नहीं होंगे। हमारे भारत में आज तक कितने गोल्ड मेडल आए आपको पता ही है। तो माइकल फेलिप्स के जो गोल्ड मेडल है ना, गोल्ड मेडल ही केवल स्वर्ण पदक हैं, वो स्वर्ण पदक इनके इतने हैं 23। कितने? 23। तो अकेले बंदे ने स्वर्ण पदक जीते हैं, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने बेहतरीन खिलाड़ी रहे होंगे और इन्होंने अपने देश का नाम कितना रोशन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो बच्चों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।